Welcome and good morning, dear student. I am Fulkwar, Assistant Professor, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज़, एफजीएम गवर्नमेंट कॉलेज मंडी आदमपुर। आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने रक्षा नीति की डेफिनेशन और उसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं उसके बारे में आपको बताया था। क्योंकि भारतीय रक्षा नीति नाम का ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो इसके हम एक दो वीडियो और बनाएंगे। तो पिछले वीडियो में हमने भारत की रक्षा नीति की डेफिनेशन और इसको प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में पढ़ा था। इसके आगे हम पढ़ेंगे DIPP पॉलिसीज चेंज इन 2016। 2016 में DIPP डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड औद्योगिक नीति व संवर्धन विभाग नीति में बदलाव। DIPP 2016 के स्वरूप की संरचना 2000 में गठित धीरेन्द्र सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई थी। इस समिति को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यानी कि धीरेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में जो समिति गठित की गई थी, उसका जो मेन पर्पज था वो ये था कि रक्षा के क्षेत्र में हम अपना जो घरेलू उत्पादन है उसको बढ़ाना चाहते थे। यानी कि हम हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहते थे। इसलिए हमने धीरेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की थी जो मेक इन इंडिया अभियान के तहत अपनी सिफारिशें देने वाली थी। इस समिति को रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इस समिति को रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना था तथा उसके लिए नीति बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई थी। यानी कि धीरेन्द्र सिंह जी समिति को जो जिम्मेदारी दी गई थी, एक तो मेक इन इंडिया अभियान को मजबूत करना था, दूसरा रक्षा विनिर्माण क्षेत्र को सरल बनाना था, तीसरा यह था कि रक्षा खरीद प्रक्रिया को सरल बनाना था और उसके लिए पॉलिसीज थी उनका निर्धारण करना था। DPP डिफेंस प्रोडक्ट परचेज 2016 के अनुसार भारतीय कंपनियां अपने अधीन आने वाली दूसरी सहायक कंपनियों को भी खरीद प्रक्रिया में शामिल कर सकती हैं। औद्योगिक नीति विभाग ने रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी सूची को साझा किया है। यानी कि औद्योगिक नीति विभाग जो है DIPP, उसने एक सूची को साझा किया था जो उसको रक्षा मंत्रालय ने दी थी। इस सूची में 4 प्रकार की हथियारों की श्रेणियां थी जिन्हें भारत में अनिवार्य रक्षा उत्पादन लाइसेंस लेने की जरूरत है। पहले नंबर की श्रेणी में आते हैं रक्षा विमान, अंतरिक्ष यान व उनके कलपुर्जे। यानी मेक इन इंडिया अभियान के तहत जो कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती हैं या हमारी घरेलू कंपनियां भी हैं, उनको किन किन क्षेत्रों में अपना निवेश करने की इजाज़त है उसके बारे में हम बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने ये 4 प्रकार की सूचियाँ औद्योगिक विभाग को दी थी। पहले नंबर में था रक्षा विमान, यानी कि लड़ाकू विमान जो होते हैं। इसके अलावा अंतरिक्ष विमान, अंतरिक्ष यान यानी कि रॉकेट्स, और उनके कलपुर्जे, यानी कि लड़ाकू जहाज भी बनाने हैं, रॉकेट भी बनाने हैं और उनके इस्तेमाल में होने वाले कलपुर्जे भी भारत में ही बनने हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं टैंक व बख्तरबंद गाड़ियाँ व लड़ाकू वाहन। दूसरी जो श्रेणी थी उसमें भारत में ही लड़ाकू टैंक्स, बख्तरबंद वाहन और दूसरे प्रकार के जो लड़ाकू वाहन होते हैं उनको भारत में बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाने वाला था। तीसरी श्रेणी में आते हैं सभी प्रकार के युद्धपोत। यानी कि भारत सरकार की मंशा ये है कि हम अपनी नौसेना को भी और ज़्यादा ताकतवर बनाएं, तो इस पर्पज़ के लिए सभी प्रकार के युद्धपोत, पनडुब्बियाँ वगैरह, इन सब का निर्माण भी भारत में ही होना है। नंबर 4 श्रेणी में है हथियार, गोला बारूद व दूसरे रक्षा उपकरण व उनके कलपुर्जे। चौथे नंबर की जो श्रेणी थी उसमें गोला बारूद, छोटे हथियार, बंदूकें वगैरह और इसी प्रकार के जो दूसरे छोटे मोटे हथियार थे उनको बनाने के लिए लाइसेंस दिए जाने वाले थे। रक्षा उत्पादों के अलावा यह निर्यात नियंत्रण के उद्देश्य के लिए भी है। भारत 41 सदस्यीय वासेनार एग्रीमेंट की सदस्यता का भी इच्छुक है। यानी कि ये जो वासेनार एग्रीमेंट है ये हथियार नियंत्रण ग्रुपों में आता है जो दुनिया भर की हथियार नियंत्रण प्रणाली को
कंट्रोल में करते हैं। यह जो ग्रुप है यह बहुउद्देशीय हथियार निर्यात प्रणाली, दोहरे उपयोग तकनीक और परंपरागत हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण को नियंत्रित करती है। यानी कि यह जो ग्रुप है यह बहुपक्षीय हथियार निर्यात प्रणाली, यानी कि बहुपक्षीय जो हथियार होते हैं जो दूसरे देशों को दिए जाते हैं उनके ऊपर किस प्रकार का हम निर्यात कर सकते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार के कंट्रोल है उसके बारे में बताती है। दोहरे उपयोग तकनीक, यानी कि ऐसी तकनीक जो हम भी यूज़ कर सकें और हमारा मित्र देश है वो भी यूज़ कर सके। परंपरागत हथियारों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण को नियंत्रित करती है, यानी परंपरागत जो हथियार हैं उसको हम दूसरे देशों को किस प्रकार हस्तांतरण कर सकते हैं, उसको किस प्रकार दूसरे देशों को दे सकते हैं, उसके ऊपर भी यह नियंत्रण रखती है। इसके अलावा भारत विभिन्न वैश्विक परमाणु अप्रसार समूहों जैसे ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, न्यूक्लियर ग्रुप, द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम की सदस्यता का भी इच्छुक है। ये जो आखिरी वाला ग्रुप है द मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम, इसकी सदस्यता भारत को मिल चुकी है, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ। दूसरे जो ग्रुप हैं जैसे NSG हैं, न्यूक्लियर ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप है, इनकी सदस्यता के लिए भारत सरकार प्रयास कर रही है और अमेरिका के सहयोग से हमें उम्मीद है कि हम इनके सदस्य बन सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिफेंस पॉलिसी एट प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय में डिफेंस पॉलिसी को किस प्रकार से प्रभावित किया जाता है, वे कौन कौन से फैक्टर हैं। इसमें पहले नंबर पे आता है FDI इन डिफेंस सेक्टर, रक्षा क्षेत्र में FDI। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के सरकार के फैसले से घरेलू कंपनियां दबाव में हैं। भारत सरकार ने अनुमोदन मार्ग के माध्यम से विदेशी कंपनियों के लिए स्थानीय क्षेत्र में 100% इक्विटी रखने की अनुमति दे दी है। यानी कि पहले जो हम विदेशी कंपनियों को सिर्फ 49% ही हिस्सेदारी देते थे FDI में, अब हमने वो पूरी 100% कर दी है। भारत सरकार के इस कदम से भारत की पहुंच आधुनिकतम तकनीक तक होगी। पहले भारत में रक्षा क्षेत्र में ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट से भारतीय कंपनियां या उनकी इकाइयों में विदेशी कंपनियों को 49% की अनुमति प्राप्त थी। यानी कि अगर विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करना चाहती थी तो उनको पहले हमारी घरेलू कंपनियों के साथ साझेदारी करनी पड़ती थी, तभी वो 49% में साझेदारी कर सकती थी। यानी कि 49% की उनको वो मिलती थी, हिस्सेदारी मिलती थी। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में FDI की सीमा को सशस्त्र अधिनियम 1959 के तहत छोटे गोला बारूद और हथियारों के निर्माण को आसान बनाया गया है। 1959 के एग्रीमेंट के अनुसार जो छोटे गोला बारूद था उसमें विदेशी कंपनियां निवेश नहीं कर सकती थी, लेकिन नई जो पॉलिसी है उसमें इस क्षेत्र में भी विदेशी कंपनियां हैं वो निवेश कर सकती हैं। इसको भी आसान बनाया गया है। इससे पहले अगर किसी विदेशी मूल की कंपनी भारत में अपनी निर्माण इकाई लगानी होती थी तो वह पहले किसी घरेलू कंपनी के साथ साझा करती थी। अब नई FDI नीति में स्वतंत्र रूप से अपनी विनिर्माण इकाइयां भारत में लगा सकती हैं। यानी कि नई जो FDI पॉलिसी है उसमें विदेशी कंपनियां डायरेक्ट भारत में निवेश कर सकती हैं। अब उनको किसी भारतीय कंपनी के साथ साझेदारी करने की जरूरत नहीं है। इससे घरेलू कंपनियों के साथ लगने वाले लंबे समय की बचत होगी तथा अच्छे हथियारों के लिए प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि FDI जो हमने दी है, विदेशी कंपनियों को हम निवेश के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, उसमें भारत सरकार की जो पहली शर्त है वो ये है कि हमारे यहाँ जो भी विदेशी कंपनियाँ निवेश करना चाहती हैं वे हमें आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है वो मुहैया करवाएंगी। यानी कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वही वाली कंपनियां ही भारत में निवेश कर सकती हैं। ये नहीं है कि कोई पिछले पुराने समय की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेकर भारत में निवेश करना चाहें, उसके लिए भारत सरकार ने साफ तौर पर मना कर रखा है। सिर्फ वही कंपनियां भारत में निवेश कर सकती हैं जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी भारत को देने की इच्छुक हैं। तो यहाँ पर यह बात भारत सरकार ने बिल्कुल साफ कर रखी है। नंबर 2, न्यू डिफेंस पॉलिसीज विद रसिया, नई रक्षा नीति में रूस। सोवियत रूस भारत का सबसे पुराना व भरोसेमंद रक्षा सहयोगी रहा है।
सोवियत संघ ने भारत को उस समय आधुनिक टेक्नोलॉजी दी थी जब दुनिया के दूसरे देश भारत के साथ वो टेक्नोलॉजी साझा करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी कि रूस ने भारत का साथ उस समय दिया है जब दुनिया का कोई भी देश भारत का साथ देने के लिए तैयार नहीं था। सोवियत रूस ने भारतीय रक्षा जरूरतों का 70 से 80% तक हिस्सा हमें प्रदान किया। यानी कि हथियारों की हमें जितनी ज़रूरत पड़ती थी उसका 70 से 80% जो हिस्सा होता था वो हमें सोवियत संघ मुहैया करवाता था। आज उसका उत्तराधिकारी रूस है, सोवियत रूस है, वो हमें मुहैया करवाता है। यानी कि पुराने समय से ही रूस जो है हमारा सबसे भरोसेमंद रक्षा सहयोगी रहा है। एक तरह से हमारी सेना रूसी हथियारों व तकनीक की अभ्यास पर निर्भर रही है। हमारी सेना भी रूसी हथियार चलाने में माहिर मानी जाती है, क्योंकि बहुत समय से ही हम रूसी हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। तो वे जो हथियार होते हैं उनको चलाने में भारतीय सेना को किसी प्रकार की प्रॉब्लम या ट्रेनिंग वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्तमान रक्षा नीति में सोवियत रूस का प्रमुख स्थान है। भारत सोवियत रूस से अत्याधुनिक 5S-400 डिफेंस प्रणालियां खरीद रहा है। भारत और सोवियत रूस संयुक्त रूप से रूसी कमो हेलीकॉप्टर का निर्माण करेंगे। भारत और सोवियत रूस ने तमिलनाडु में परमाणु कुंडनकुलम प्रोजेक्ट भी लगा रहे हैं। यानी कि परमाणु बिजली घर बनाने के लिए, परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए भी भारत और रूस जो हैं वो साथ काम कर रहे हैं, जो कि तमिलनाडु के कुंडनकुलम में लग रहा है। इसके अतिरिक्त दोनों ही देश ब्रह्मोस मिसाइल को और ज़्यादा उन्नत कर रहे हैं। अभी तक जो ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता थी वो 290 मानी जाती थी। अब भारत सरकार इसको 500 किलोमीटर से ज़्यादा वो करने के लिए, इसकी मारक क्षमता को 500 किलोमीटर करने के लिए प्रयास कर रही है, और इसमें रूस भी इसका साथ दे रहा है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अमेठी में रूसी राइफल कंपनी AK-203 राइफल्स के निर्माण के लिए फैक्ट्री लगाई जा रही है। इसके अलावा सोवियत रूस ने भारत को अपने आधुनिकतम MiG-35 और Su-57 देने की पेशकश भी की है। Su-57 जो जहाज है, लड़ाकू जहाज है, वो 5वीं पीढ़ी का जहाज माना जाता है। इस प्रकार सोवियत रूस रक्षा क्षेत्र में भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो रूस का जब भी नाम आता है तो हर एक भारतीय का चेहरा है वो खिल जाता है, क्योंकि रूस ने हमेशा ही भारत का कदम कदम पर साथ निभाया है। भारत और रूस जो है वो दुनिया में दोस्ती की जो मिसाल है उसमें सबसे कारगर दोस्त माने जाते हैं। सबसे अच्छे दोस्तों में जब भी नाम आता है उसमें रूस और भारत का ही नाम आता है। नंबर 3 है न्यू डिफेंस पॉलिसीज विद अमेरिका। नई रक्षा नीति में अमेरिका। अमेरिका के बारे में मैं आप सबको पहले ही बता चुका हूँ कि अमेरिका का दुनिया में अगर कोई दोस्त है तो वो सिर्फ अमेरिका है, इसके अलावा कोई भी दोस्त नहीं है। यानी कि दुनिया का सबसे जो स्वार्थी देश माना जाता है वो अमेरिका माना जाता है। अमेरिका बिना अपने स्वार्थ के किसी भी देश की ना तो सहायता करता है, ना ही उससे लड़ाई झगड़े करता है। वर्ष 2014 के बाद से अमेरिका लगातार भारत के रक्षा बाजार में अपनी भागीदारी बढ़ा रहा है। अब अमेरिका ने भी देख लिया कि भारत जो है एक बड़ी उभरती हुई ताकत है, और वो उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहा है, जो कि हमारे लिए अच्छा है। चीन की लगातार बढ़ती शक्ति से अमेरिका चौकन्ना हो गया है। अमेरिका के सामने चीन की जो समस्या है वो लगातार बढ़ रही है। चाइना लगातार अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है, और उसका जो मकसद है वो अमेरिका को हराकर उसके स्थान पर काबिज होना है। तो अमेरिका जो दुनिया का निर्विवादित रूप से बादशाह माना जाता है वो अपनी सत्ता छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो चीन की बढ़ती शक्ति से अमेरिका जो है चौकन्ना है, और उसे काउंटर करने के लिए वो भारत को ताकतवर बनाने में जुटा हुआ है। एशिया और प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत और अमेरिका ने 3 प्रमुख समझौते किए हैं। यानी कि हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें चीन ने जो चुनौती दे रखी है अमेरिका को, उसका सामना करने के लिए चीन और भारत ने 3 प्रकार के समझौते किए हैं। पहला है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका। नंबर 2 पे है द लॉजिस्टिक्स सप्लाई एग्रीमेंट, LSA। तीसरे नंबर पे है द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जिसको सिमोआ बोलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेका की। बेका एक ऐसा समझौता है, एक ऐसा साझा मंच तैयार कर रहा है जिसमें भारत और अमेरिका नेविगेशन और लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संवेदनशील आंकड़ों का आदान प्रदान कर सकेंगे।
यानी कि इसमें भारत और अमेरिका के बीच में जो भी सूचनाओं का प्रसार है वो आसानी से हो सकेगा। पहले अमेरिका भारत को किसी भी प्रकार की सूचनाएं नहीं देता था, लेकिन बेका के द्वारा अब अमेरिका इस बात के लिए तैयार हो गया है कि उसको हिंद महासागर में या प्रशांत महासागर में जब भी कोई सूचना मिलेगी तो वो भारत के साथ साझा करने के लिए तैयार है। कोई भी ऐसी सूचना जो भारत की रक्षा को खतरे में डाल सकती है, अमेरिका तुरंत उसको भारत के साथ साझा करेगा। ये इस समझौते का मेन पॉइंट है। उसके बाद आता है LSA। LSA समझौते में दोनों देश की सेनाएं सैन्य रसद को साझा कर सकेंगी। LSA जो समझौता है उसके अनुसार दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वो एक दूसरे की रसद को साझा कर सकेंगी, यानी कि एक दूसरे की रसद को ले सकेंगी, उसका इस्तेमाल कर सकेंगी। इसके द्वारा दोनों ही देशों के सैन्य बल सैन्य रसद से एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए हिंद महासागर में भारत का रसद समर्थन अमेरिका के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। भारत को निर्विवादित रूप से हिंद महासागर का राजा माना जाता है, तो वहाँ पर अमेरिका को भारत की ज़रूरत है। तो सैन्य रसद के मामले में जब भी अमेरिका को ज़रूरत पड़ेगी, भारत हिंद महासागर में उसकी मदद कर सकता है। और इसके एवज में अगर हमें प्रशांत महासागर में अमेरिकी सहायता की ज़रूरत पड़ती है तो अमेरिका वो सहायता हमें उपलब्ध करा सकता है। तो इस समझौते का दोनों ही देशों को फ़ायदा होने वाला है। सिमोआ समझौते से अमेरिका भारत के लिए अपनी आधुनिकतम इंक्रिप्टेड संचार प्रणालियां व उपकरणों की आपूर्ति व पहुंच को सुनिश्चित करेगा। आधुनिकतम इंक्रिप्टेड संचार प्रणालियों का मतलब है ऐसी टेक्नोलॉजी जो कोड्स के अंदर सुरक्षित रहती है, यानी कि अमेरिका की जो इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है उसको अमेरिका के अलावा कोई दूसरा देश है वो नहीं पहुंच सकता उसके पास, वो सुरक्षित रहती है कोड्स के द्वारा। इसमें सैटेलाइटों की पोजीशन होती है, सैटेलाइटों द्वारा तस्वीरें खींची जाती है, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आंकड़े इकट्ठे किए जाते हैं। चाइना या दूसरे देशों की जो पनडुब्बियाँ होती हैं उनकी स्थिति होती है। इसके अलावा कोई चाइना कोई बेस बना रहा है या किसी दूसरे देश में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है या सेनाओं का जमावड़ा कर रहा है, इन सारी चीज़ों की जो सूचनाएँ होती है वो अमेरिका इकट्ठा करता रहता है अपने सैटेलाइट के द्वारा। और वो उन सैटेलाइटों से जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है उसके लिए हमें कोड्स की ज़रूरत पड़ती है। तो सिमोआ जो समझौता है उसके वो होने के बाद अमेरिका जो है भारत को वो कोड्स उपलब्ध कराएगा और उसके बाद भारत सरकार अमेरिकी सैटेलाइट का उपयोग भी कर सकती है। वो चाइना के ऊपर भी फोकस कर सकती है, पाकिस्तान के ऊपर भी कर सकती है, और अगर उसको दूसरी प्रकार की सहायता की ज़रूरत है तो वो भी अमेरिका उसको मुहैया करवा सकता है। सेम कंडीशन में अगर अमेरिका को भारतीय सैटेलाइटों की ज़रूरत है तो वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि ये समझौता ऐसा है जिसमें भारत और अमेरिका अपनी जो इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी है एक दूसरे को साझा करेंगे। यह दोनों ही देशों के उच्च स्तरीय सैन्य सहयोग को युद्ध व शांति काल में प्रयोग करने की अनुमति देगा। यानी कि ये जो सहयोग है इसका प्रयोग भारत शांति काल में भी कर सकता है और युद्ध काल में भी कर सकता है। यानी कि चाइना के साथ अगर हमारे रिश्ते हद से ज़्यादा खराब होते हैं तो युद्ध की स्थिति में भी भारत जो है अमेरिका की इंक्रिप्टेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकता है इस समझौते के द्वारा। इसका विस्तार भारत अमेरिकी सैन्य संपत्तियों, जहाज़ों, युद्धपोतों, लड़ाकू विमानों में भी हो सकेगा। यानी कि ये जो सैटेलाइटों द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन भेजी जाएगी इसका इस्तेमाल भारत और अमेरिका अपने युद्धपोत, लड़ाकू जहाज़ों और दूसरे प्रकार की जो सैन्य संपत्ति है उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सब के अलावा अमेरिका ने भारत को अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, रोमियो हेलीकॉप्टर, गार्जियन ड्रोन्स आदि अनेक प्रकार के घातक हथियार हैं वो दिए हैं। इन सब के अलावा उसने स्पेशल भारत के लिए F-21 नाम से एक लड़ाकू विमान बनाने की पेशकश भी की है। F-21 लड़ाकू विमान के बारे में कहा जाता है जो अमेरिका ने हमें ऑफर किया है, उसमें कहा जाता है कि वो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ही वो लड़ाकू जहाज बन के आएगा। यानी कि हमें अलग से उसमें फेरबदल करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। वो जो लड़ाकू जहाज होगा वो भारतीय परिस्थितियों के हिसाब से ही बनकर आएगा। इस प्रकार अगर फिलहाल की बात करें तो अमेरिका के साथ हमारा जो सैन्य सहयोग है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा हुआ है। बहुत सारे राष्ट्रीय मसलों पर, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर अमेरिका लगातार भारत का सहयोग कर रहा है और ये जो सहयोग है ये भारत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर उस सिचुएशन में जब चाइना लगातार हम सीमाओं के ऊपर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं, उस सिचुएशन में भारत और अमेरिका का जो सहयोग है वो हमारे लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है।
नंबर 4 पे है डोभाल डॉक्ट्राइन, डोभाल सिद्धांत। भारत के जेम्स बॉन्ड माने जाने वाले श्री अजित डोभाल हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इस जाबाज अफसर ने रॉ एजेंट के रूप में पाकिस्तान में 7 साल तक कार्य किया है और अनेक खतरनाक मिशनों को अंजाम दिया है। इनके बारे में मैं बता चुका हूँ कि श्री अजित डोभाल ने कई बार भारत और पाकिस्तान के बीच में सीधी लड़ाई होने से बचाया है। अगर वो सीधी लड़ाई होती तो उस परिस्थिति में भारत को नुकसान हो सकता था। एनएसए के रूप में श्री अजित डोभाल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहली पसंद थे। एनएसए के रूप में श्री अजित डोभाल ने हमारी रक्षा नीति और विदेश नीति को आक्रामक बनाने में अपना सहयोग दिया है। यानी कि हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति जो पहले कमज़ोर थी, कोई भी देश हमें धमकी दे जाता था, कोई भी 5-7 आतंकवादी भारत में घुसते थे, आतंकवादी हमला करके भाग जाते थे, तो उस नीति को भारत ने एकदम से चेंज कर दिया है। अब हमारी जो रक्षा नीति है वो आक्रामक है, बहुत ज़्यादा आक्रामक है। इन्होंने सबसे पहले LOC पर पाकिस्तान की आक्रामकता का जवाब उससे दुगनी आक्रामकता से देने को कहा। यानी LOC पर पाकिस्तान जो बात बात पर फायरिंग करता रहता था, गोलाबारी करता था, हमारे जो बॉर्डर के एरिया हैं, गांव हैं, हमारे सैन्य ठिकाने हैं, उनको निशाना बनाता था। तो अजित डोभाल के नेतृत्व में सबसे पहले यही कहा गया कि आप लोग पाकिस्तान जो भी हरकत करता है आप उससे दुगनी शक्ति से जवाब दो। यानी कि वो गोली बरसा रहा, वो गोली चलाता था, गोले से जवाब दो, एंटी टैंक मिसाइलों का इस्तेमाल करो। और भारत ने किया भी है और इसी का फल ये मिला है भारत को। उन्होंने उड़ी हमले, पठानकोट हमले और पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए सेना को सीमा पार हमला करने के लिए उकसाया और उसमें हमला करने के लिए उन्होंने उड़ी हमले, पठानकोट हमले और पुलवामा हमले का जवाब देने के लिए सेना को सीमा पार हमला करने की रणनीति बनाने में मदद की और प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मनाया। यानी कि उन्होंने सेना से कहा कि आप सीमा पार जाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कीजिए अगर वो हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों के ऊपर हमला कर रहा है। और सीमा पार करने के लिए सेना को जो इजाज़त मिलनी थी वो प्रधानमंत्री जी से मिलनी थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए मनाया। इनकी आक्रामकता का ही परिणाम है कि LOC पर पाकिस्तान को इतनी क्षति पहुंची है कि कई बार वह सफ़ेद झंडा लहरा चुका है। हमने बहुत वर्षों बाद ऐसी सिचुएशन देखने को मिली है कि जहां पर पाकिस्तानी सेना ने हाथ जोड़कर भारत से रहम की भीख मांगी है। कई बार वो सफ़ेद झंडा लहरा चुका है। श्री अजित डोभाल ने भारत की परमाणु हमले की रणनीति में बदलाव की वकालत की है। अब भारत दूसरे देश के परमाणु हमले का इंतजार नहीं करेगा। अगर भारत को लगता है कि कोई देश उसके ऊपर हमला करना चाहता है तो भारत उससे पहले ही परमाणु बम से हमला कर सकता है और कर देगा। अब भारत की नीति बिल्कुल साफ है कि वो हर तरह के हमले का जवाब उसी आक्रामकता से देगा, बिना शत्रु पर किसी प्रकार की दया दिखाए। तो ये जो हमारी विदेश नीति और रक्षा नीति में आक्रामकता आ रही है, इसका पूरा का पूरा श्रेय जो है वो श्री अजित डोभाल जी को जाता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम। भारत जैसा विशाल देश अपनी विशाल सेना और उसकी तैयारियों के लिए हमेशा बाहरी देशों के ऊपर निर्भर नहीं रह सकता। यानी कि हमारा देश जो दुनिया में चौथे नंबर की बड़ी सैनिक ताकत माना जाता है, विशाल जनसंख्या है हमारी, क्षेत्र के लिए से हम बड़े हैं, तो हमारा देश जो है वो हमेशा ही दूसरे देशों के ऊपर हथियारों के मामले में या किसी और चीज़ के मामले में निर्भर नहीं रह सकता। हमें भी दूसरे देशों की तरह आत्मनिर्भर बनने की ज़रूरत है और इसी को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम को चलाया था। अतः इस समस्या के समाधान के लिए मोदी सरकार ने घरेलू रक्षा प्रौद्योगिकी को विकसित करने का प्रयास किया और मेक इन इंडिया प्रोग्राम इसी का एक हिस्सा है। 2014 में आई नरेंद्र मोदी जी की सरकार को विरासत में एक विशाल रक्षा नौकरशाही तथा क्षमतागत कमियों से लैस रक्षा व्यवस्था मिली थी। इन समस्याओं के हल के लिए मोदी सरकार ने बड़े बदलाव लाने शुरू किए और यह जो परिणाम है ये मेक इन इंडिया अभियान के रूप में सामने आया है। क्या है मेक इन इंडिया प्रोग्राम? मेक इन इंडिया अभियान मोदी सरकार के सबसे बोल्ड डिसीजनों में से एक माना जाता है। इसका उद्देश्य भारत को दुनिया भर का उत्पादन केंद्र बनाना है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान का प्रमुख उद्देश्य भारत को आधुनिकतम
तकनीक से निर्मित हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनाना है। इसलिए रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की निवेश लिमिट 49% से बढ़ाकर पूरे 100% तक कर दी गई है। यह निवेश तभी मान्य होगा जब वह कंपनी हमें आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराएगी, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी जब वो हमें दे देगी तभी हम उसको भारत में निवेश करने की इजाज़त देंगे। इसके अलावा छोटे गोला बारूद हथियारों के क्षेत्र में भी एफडीआई को मान्य कर दिया गया है। इसका परिणाम यह निकलेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की जिन कंपनियों को सरकार सब्सिडी प्रदान करती थी वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। इसके कारण सरकारी व निजी क्षेत्र की कंपनियों की प्रतिस्पर्धा एक स्तरीय हो जाएगी और उनमें अच्छे व उच्च स्तरीय सामान बनाने की होड़ लगेगी। लेकिन मेक इन इंडिया प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि हमारी जो घरेलू कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, जिनको भारत सरकार सब्सिडी देती है, धीरे धीरे करके उनमें इतने ज़्यादा आत्मनिर्भर बनाया जाएगा कि वो सब्सिडी खुद ही छोड़ देंगी और अच्छे से अच्छे हथियार बनाएगी। भारत सरकार ने ये साफ कर दिया है कि भारत सरकार सिर्फ उसी से हथियार लेगी जो अच्छे हथियार बनाएगा, यानी घरेलू कंपनियां अच्छे हथियार बनाएगी तो भारत सरकार उनसे हथियार लेगी, और अगर विदेशी कंपनियां अच्छे हथियार बनाती हैं तो भारत सरकार उनसे भी हथियार लेगी। यानी कि जो अच्छा माल तैयार करेगा भारत सरकार सिर्फ उसी से व्यापार करेगी। टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्री जैसी विश्व स्तरीय भारतीय विनिर्माण कंपनियां अब रक्षा क्षेत्र में प्रवेश कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में 30% की ऑफसेट नीतियां भी शामिल की गई हैं, जिसके तहत दूसरे देशों को निर्यात करने वाली विदेशी कंपनियों को एक निर्धारित मात्रा में सामान निर्माणकर्ता देश से ही लेना पड़ेगा। यानी 30% की जो ऑफसेट नीति भारत ने तैयार की है उसमें ये साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर रही हैं उनको जो भी छोटे मोटे कलपुर्जे हैं या जो भी सामान है उसका 30% जो हिस्सा है वो भारत से ही लेना पड़ेगा। यानी भारत के जो घरेलू उद्योग हैं उनको मजबूत करने के लिए भारत सरकार अपने प्रयास कर रही है। इससे घरेलू उद्योगों को और मुद्रा भंडार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भारत में हर साल हजारों की संख्या में इंजीनियर, वैज्ञानिक आदि कौशलों के प्रतिभाशाली युवक ट्रेंड होकर आते हैं। कई बार देश में उचित अवसर न होने पर ये युवक विदेशों का रुख करते हैं, जिससे देश को हानि होती है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया अभियान से हमारी प्रतिभा देश के अंदर ही रहकर हमारे देश की तरक्की में ही अपना योगदान दे पाएगी। भारत ने स्वदेशी तकनीक से अनेक हथियारों व मिसाइलों का निर्माण कर लिया है और कर भी रहे हैं। ये हमारे मेक इन इंडिया प्रोग्राम की एक अच्छी शुरुआत माना जाता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत जो भी हथियार बनाने में आत्मनिर्भर होना चाहता है उसको और ज़्यादा गति प्रदान करेगा। चाइनाज अग्रेसिव एटीट्यूड एंड इंडिया। चीन शुरुआत से ही भारतवर्ष का दुश्मन रहा है। यह हमेशा ही भारत को तंग करता है। भारत ने हमेशा ये चाहा कि चाइना जो है एक अच्छे पड़ोसी का व्यवहार है वो भारत के साथ करे। उससे संबंध सुधारने के लिए भारत सरकार ने तिब्बत, जो कि एक तरह से भारत के संरक्षण में था, उसको भी चीन को सौंप दिया था ताकि उसके साथ हमारे संबंध है वो अच्छे बने। और यहीं पे भारत सरकार जो है वो बड़ी गलती कर गई थी। हमने जैसे जैसे चीन के प्रति सदस्यता दिखाई, उसके प्रति थोड़े से नरमी से बात की, तो चीन ने उसको हमारी कमजोरी समझ लिया और इसी का परिणाम यह है कि चाइना लगातार हमारी सीमाओं के साथ छेड़छाड़ करता आ रहा है। 1962 के युद्ध के बाद तो उसने हमारे बहुत सारे क्षेत्र पे भी कब्जा कर रखा है। चीन शुरुआत से ही भारत को तंग करता आया है और उसका मुख्य उद्देश्य भारत के बहुत से हिस्सों को हड़पना है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। 2014 में मोदी सरकार की सत्ता में आने के बाद भारत ने चीन के साथ लगातार संबंध सुधारने की कोशिश की है। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं, उससे पहले मनमोहन सिंह जी की सरकार थी या अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी या उससे पहले की जो सरकारें थी, सभी ने चीन के साथ संबंध सुधारने की कोशिश की है। लेकिन चीन की जो पॉलिसियां हैं वो भारत और चीन के संबंधों को अच्छा नहीं होने देती। चीन जो है लगातार भारत विरोधी रुख अपनाए हुए है और इसकी जो प्रमुख नीतियां हैं जो भारत और चीन के संबंधों को बिगाड़ रही है, उसमें पहले नंबर पे आती है चीन की एक्सपेंसिव पॉलिसी, यानी कि चीन की विस्तारवादी नीति। चीन जो है शुरुआत से ही विस्तारवादी देश रहा है। जब चीन आज़ाद हुआ था
तो उसने आज़ाद होने के कुछ समय बाद ही तिब्बत को हड़प लिया था। तिब्बत को हड़पने के बाद उसने भारत के लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, भूटान आदि क्षेत्रों के ऊपर भी कब्जा करने की कोशिश की है। 1962 में उसने अक्साई चीन के बहुत सारे हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। तो चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो भारत के हमेशा से खिलाफ रही है। नंबर 2 पे आता है चाइनाज एम्बिशन टू एमर्ज एज ए वर्ल्ड पावर। दूसरी जो भारत और चीन के बीच में जो मतभेद का कारण है वो है चाइना का विश्व पावर के रूप में उभरना। चाइना एक विश्व शक्ति बनना चाहता है और उसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना को ये लगता है कि भारत जो है वो उसके विश्व शक्ति बनने के सपने को तोड़ सकता है। भारत भी चाइना के समकक्ष से लगातार मजबूत हो रहा है, आर्थिक रूप से भी, सैनिक रूप से भी, सांस्कृतिक रूप से भी। तो यहाँ पर चाइना को ये लगता है कि अगर वो भारत को काबू में नहीं रखेगा तो भारत जो है उसके सपने को तोड़ सकता है। तो ये भी चाइना और भारत के बीच में तनाव का एक मुख्य मुद्दा है। इसलिए चाइना पाकिस्तान को लगातार सहयोग दे रहा है ताकि पाकिस्तान जो है भारत को उलझा कर रखे और चाइना जो है वो लगातार विश्व शक्ति बनने के अपने सपने को पूरा कर सके। नंबर 3 पे वही बात आ गई, चाइना पाकिस्तान मिलिट्री अलायंस, चाइना और पाकिस्तान के बीच में सैन्य गठजोड़। चाइना की हमेशा से रणनीति रही है कि वो पाकिस्तान को इतना ज़्यादा शक्तिशाली बना दे कि वो भारत को घेर सके। भारत को घेरने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि पाकिस्तान जो है भारत को घेर कर रखे और चाइना जो है लगातार अपनी शक्ति में वृद्धि करता रहे। तो इसलिए चाइना जो है वो पाकिस्तान को लगातार सैनिक सहायता भी देता है, आर्थिक सहायता भी देता है। भारत में जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं तो बहुत से आतंकवादियों को भारत सरकार यूएनओ के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित करवाना चाहती है। तो वहाँ पर भी चाइना जो है वो लगातार अड़ंगे लगाता रहता है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना जो है वो लगातार भारत विरोधी रुख जो है अपनाए हुए है। नंबर 4 पे आता है इंडिया चैलेंज चाइना ऑन मिलिट्री एंड इकोनॉमिक फ्रंट। भारत जो है सैनिक मामलों में, आर्थिक मामलों में, हर मामले में चाइना को लगातार कड़ी टक्कर दे रहा है। अभी हाल में गालवान में जो हुआ है वहाँ पर भारतीय सेना ने चाइना को एक बड़ी शिकस्त देकर वापस खदेड़ा है। 10 फरवरी 2021 को चाइना को ही अपने कदम जो हैं वो पीछे हटाने पड़े हैं। भारत सरकार, भारतीय सेना अपने स्टैंड पर कायम रही है। तो यहाँ पर पूरी दुनिया ने चाइना का जो रुतबा था, जो उसने एक भ्रम फैला रखा था कि चाइना एक बड़ा शक्तिशाली देश है, उसको भारतीय सेना ने गालवान में कुचल दिया है और चाइना जो है लगातार पीछे हट रहा है। तो यहाँ पर एक बात बिल्कुल साफ है कि चाइना को अगर कोई विश्व स्तर पर या एशियाई स्तर पर कोई टक्कर दे सकता है तो सिर्फ भारत है, इसके अलावा और कोई देश नहीं है। इसके अलावा भारत सरकार ने चीन के सामने 3 बड़ी इच्छाएं व मांग रखी थी कि चाइना इनको मान ले तो भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो अच्छे हो सकते हैं। उसमें पहले नंबर पे यह थी कि भारत पाकिस्तान को दुनिया भर में अलग थलग करना चाहता है और चाइना इसमें रोड़ा ना बने, यानी कि भारत जो है पाकिस्तान को आतंकवाद के मसले के ऊपर पूरी दुनिया में अलग थलग करना चाहता है और भारत ये चाहता था कि चाइना इसमें सहयोग करे, जो कि लगभग नामुमकिन है। नंबर 2 पे था भारत आर्थिक सैनिक रूप से महाशक्ति के रूप में उभरना चाहता है। हर एक देश की इच्छा होती है कि वो सैनिक और आर्थिक रूप से एक महाशक्ति बने। तो उसमें भारत की इच्छा ये थी कि चाइना है जो है उसमें सहयोग करे, जो कि चाइना नहीं कर रहा। सैनिक मसला हो या आर्थिक मसले, वो लगातार भारत को परेशान करने की रणनीति पे चल रहा है। नंबर 3 पे था चीन OBOR, CPEC और IOR के जरिए भारत को घेरने से बाज आए। OBOR का मतलब है वन बेल्ट वन रोड, CPEC का मतलब है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, IOR का मतलब है इंडियन ओशन रीजन। तो ये जो 3 प्रकार की चाइना की विशाल योजनाएं थी उसमें चाइना ये चाहता था कि भारत में इसमें सहयोग करे, लेकिन भारत सरकार ने साफ कह दिया था कि CPEC और OBOR जो चाइना की पॉलिसियां हैं ये POK से होकर गुजरती हैं और भारत का स्टैंड इसमें बिल्कुल क्लियर है कि POK जो है वो भारत का ही एक अटूट हिस्सा है और भारत उसको लेने की हमेशा कोशिश करता रहेगा। तो भारत ने साफ तौर पे कह दिया था कि चाइना जो है वो इसमें POK में किसी भी प्रकार का निवेश ना करे। तो यहाँ पर भारत सरकार ने अपना स्टैंड साफ कर रखा था कि इन मसलों के ऊपर भारत जो है वो चाइना का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें चाइना को भारत का साथ देना चाहिए और इन मसलों से दूर रहना चाहिए। जब चीन ने इन मांगों के विरुद्ध कार्य किया तो भारत ने चीन को सबक सिखाने की रणनीति तैयार की और उसी रणनीति का सुफल है कि हमने गालवान में चीन को एक अच्छी शिकस्त दी है। तो बच्चों ये थे भारत की रक्षा नीति।
इसमें हमने पढ़ा कि भारत की रक्षा नीति को वर्तमान खतरे क्या क्या हैं, भविष्य में कौन कौन से खतरे आ सकते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा कि भारत की रक्षा नीति को कौन कौन से तत्व हैं वो प्रभावित करते हैं। दुनिया भर की जो शक्तियाँ हैं, अमेरिका है, रूस है, इजराइल है, उसके साथ भारत के संबंध कैसे हैं। तो ये था हमारा टॉपिक भारत की रक्षा नीति। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी जानकारी मिली होगी, बाकी का हम बाद में। तो आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।